चलिए भाई अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। चलिए बॉल देखिए, बॉल 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 गेंदा। बहुत तेज आवाज़, एक मिनट रुक जाओ, लगता है कान हमारा फट जाएगी एकदम। जस्ट अ मिनट। हाँ अब ठीक है, अब बोलो भाई, कोई बोलो। हेलो हेलो सर। हाँ अब ठीक है, कान फट जाएगा मेरा, बहुत तेज आवाज़ थी। बॉल देखिए ना, बॉल दिस है ना, देखिए यस। खेला भी होगा। तो उस बॉल में और हमारी अर्थ में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ सर सेलिब्रिटी के दोनों ही स्फेयर हैं, स्फेरिकल। हाँ, और डिसिमिलैरिटी क्या है? सर अगर हम शेप में ही देखें तो भी बॉल स्फेरिकल होती है, अर्थ ऑब्जेक्ट स्फेरॉइड है। एग्जैक्टली। उसके अलावा मल्टीपल लेयर्स होती हैं अर्थ में, और इसमें नहीं होती। देखिए दोनों में मतलब कोई सिमिलैरिटी, बस थोड़ा सा दिखने में सिमिलैरिटी है, बट अगर रियल में ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमारी अर्थ बॉल की तरह स्फेरिकल इन शेप है, बल्कि किस तरह है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है? जो अपने पोल से थोड़ा कंप्रेस है। वेरी गुड, है ना। एंड बल्ज एट देयर इक्वेटर, है ना, जो बल्ज भी हो, फ्लैट हो तो वो हो गया है, तो शेप में भी नहीं है। और दूसरी चीज़, जो हमारी बॉल है वो हॉलो है, मतलब खोखली है, बट हमारी अर्थ खोखली नहीं है, उसमें कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, जस्ट लाइक अनियन, है ना। हाँ अनियन को एक बार हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अनियन भी ऊपर से दबी नीचे से दबी हुई होती है ना, तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अच्छा ये बताइए कैसे पता चला कि अर्थ में, अब घुस के तो देखा नहीं है, अब घुसते चले जाएंगे तो एकदम जल जाएंगे अंदर, तो कैसे पता चला कि अर्थ में कंसेंट्रिक लेयर्स हैं? सॉरी अच्छा, सिर्फ इन्हीं की वजह से या कुछ और भी? इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? जैसे देखिए अर्थ के जब इंटीरियर की बात करते हैं तो इसकी ऑब्जर्वेशन हमने दो तरीके से ली, एक थे डायरेक्ट सोर्स और एक थे हमारे इनडायरेक्ट सोर्स, है ना। डायरेक्ट सोर्स का मतलब या तो मतलब हमने किसी तरीके से उसको टच करके कोई चीज़ ऐसी मिली हो जिससे हमने टच करके उसको ऑब्जर्व किया, जस्ट लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद जो उसका मटेरियल निकला उससे हमने ऑब्जर्व किया कि अंदर की जो लेयर किस तरीके की है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा चीज़ क्या हुआ, हमने डिगिंग करके थोड़ी सी उसकी खुदाई की, खुदाई करने पे हमको पता चला कि वो उसकी लेयर किस तरीके की है। जैसे डेंसिटी आपकी गहराई जाने पर बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सब हमने खुदाई करने से भी हमको पता चला। तीसरा है जो हमको एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स मिली, एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स मिली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। मतलब आसमान से कोई भी चीज़ गिरी और गिरने के बाद जब वो ज़मीन पे आई तब हमने उसकी जांच की, तो हमने ये मान लिया कि ये जो गिरने वाली चीज़ है ये आइडेंटिकल टू आर अर्थ है। इट मीन्स जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वही हमारी अर्थ का भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कुछ डायरेक्ट सोर्स है जिससे हमने पता किया कि अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसे है। लेकिन अभी भी ये एक अजम्पशन है कि इस तरह होगी, या तो हम खोद के एकदम उसकी सेंटर तक पहुंच जाए तब हमको पता चलेगा, या हम उसकी किस दूसरे तरीके से ऑब्जर्वेशन करें। तो जब हम साइंटिस्ट ने जब रिसर्च स्टार्ट की तो पता चला कि कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं जिससे हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, ग्रेविटी एनोमली हो गई, इसी तरीके से और भी थे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया वो कौन सी थी, सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब कि जो झटके आपको आते हैं ना, इसके फायदे भी हैं, जैसा कि मैंने उस दिन आपको क्लास में बताया था, ये झटके आते हैं, अर्थक्वेक आता है। किसी का बर्थडे भी था उस दिन जब नेपाल में आया था, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में ही, है ना, जब भी हो। तो
तो भैया आप तो झटके देते हुए आए हो। तो इसकी वजह से भी हमको पता चला, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ कैसे पता चली, पता है ना? ये बताओ एक बार और, कैसे ये देखिए सबसे पहले देखिए, जब भूकंप आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अर्थक्वेक जब आता है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला होता है मेरा क्या, फोकस। फोकस पता है, इसको दूसरा नाम होता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर होता है, ठीक है। मतलब कि जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस या सिस्मिक फोकस भी बोलते हैं। उसके बाद जब ये अर्थक्वेक की जो वेव है, जब ज़मीन के अंदर आया है, ज़मीन के अंदर से जब इसकी वेव्स चलती हैं और जब सबसे पहले सरफेस पर जहां पर टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते थे, एपिसेंटर, है ना। एपिसेंटर, ये कुछ पॉइंट है। अब देखिए, सपोज ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ कहीं पर आपका अर्थक्वेक आया, तो जब अर्थक्वेक आया तो जो वेव्स हैं वो हर तरफ, हर डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि नीचे भी तो ज़मीन है, मतलब नीचे भी तो अर्थ का ही कॉन्फ़िगरेशन। इसी में से एक वेव्स निकली जो निकलते 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 वो सरफेस पर टच की। तो जहाँ पर से ये निकल रहा था इसको हमने क्या बोला, फोकस। और जहाँ पर इसने अर्थ को टच किया, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने क्या बोला, एपिसेंटर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एपिसेंटर। जब जो सिस्मिक वे हैं, जब सरफेस की बीनीथ के नीचे, मतलब कि सरफेस से नीचे चल रही होती है, मतलब कि बिलो द अर्थ सरफेस चल रही है, तो तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स। और जब ये बॉडी वेव्स सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो बॉडी वेव्स कन्वर्ट इनटू सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, ठीक है। तो बॉडी वेव्स होती है, अगेन इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया तो इनको दो तरीके से पाया गया। एक को बोलते हैं पी वेव्स और एक को क्या बोलते हैं, एस वेव्स। पी का मतलब प्राइमरी वेव्स, एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स। मतलब कि जो वेव्स सबसे पहले अर्थ पे पहुंचती है उसको हम लोग प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, और जो उसके बाद पहुंचती है उसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इनकी एक खास बात और है कि जो पी है ये सारे मीडियम में चलती है, सॉलिड में भी जाएगी, लिक्विड में भी जाएगी और एयर में भी जाएगी। बट जो आपकी एस वेव्स होती है वो कहाँ चलती है, सिर्फ एस वेव्स सिर्फ कहाँ पे चलती है, सॉलिड में। इट मीन्स जब तक मीडियम इसका सॉलिड नहीं होगा इसके अलावा ये नहीं चल पाएगी, बल्कि वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहां तक बात क्लियर है सबको, एनीवन, एवरीवन? सर एक मिनट, बॉडी वेव्स बता दीजिए। देखिए, बॉडी वेव्स उन वेव्स को बोलते हैं कि जो जमीन के अंदर चल रही होती हैं, और जब ये जमीन के अंदर चल रही होती हैं और जैसे ही ये सरफेस को, अर्थ की सरफेस को टच करती हैं, वैसे ही ये बॉडी वेव्स कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, सरफेस वेव्स में। बस सिंपल था। जमीन, ये जमीन है, अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे चल रही है, मतलब कि मेंटल कोर या एस्थोनोस्फीयर इन सब में चल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स। जब जैसे मान लीजिए जमीन के लिए, जहाँ पे आप खड़े हो जमीन के लेयर है और उसके अंदर जब भी कोई अर्थक्वेक की वेव्स चल रही होंगी तो उनको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं। और जब वो बॉडी वेव्स एपिसेंटर पे टच करके जब हर जगह सरफेस पे चल रही होती है तो उसको हम लोग सरफेस वेव्स बोल देते हैं। सिंपल। ये बॉडी वेव्स दो तरीके की होती हैं। क्या खास बात है, जो बॉडी वेव्स की जो पी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड और एयर हर जगह चल देगी। एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती हैं। बस इसी पॉइंट को पकड़ा और साइंटिस्टों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। अब कैसे दिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें। ठीक। हाँ, जो पी वेव्स है वो तीनों मीडियम में मतलब क्या आपकी ट्रैवल कर देगी। अब इस ट्रैवल कर देगी तो इसका मतलब क्या है, ट्रैवल कर देगी इट मीन्स कि सपोज दैट यू चल रही है ना, पी वेव्स यू चली, आगे आ गया सॉलिड, तो क्या करेगी पी वेव्स, इसको क्रॉस करके सीधी चली जाएगी। फिर आगे आ गया लिक्विड मीडियम, तो इसको भी क्रॉस करके चली जाएगी। उसके बाद आ गया कोई एयर वाला मीडियम आ गया तो उसको भी क्रॉस करके चली जाएगी। बट जो एस वेव्स होगी ये है आपकी पी वेव्स, लेकिन जो एस वेव होगी, सॉलिड आया तो चलो भाई निकल गया, लेकिन अगर लिक्विड या एयर वाला मीडियम आया तो इसके ऊपर पकड़ाने के बाद इसकी डायरेक्शन हो जाएगी
चेंज, ये जैसे ही पड़ेगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो जैसे ही तो देखा कि ऑब्जर्व किया कि ये जो एस वेव है वो चल रही थी और चलने के बाद एक जगह से पी वेव्स हर जगह से निकल गई, लेकिन जो एस वेव है वो एक मीडियम में तो चल रही है और चलते चलते उसकी फिर मोमेंट सिस्मोग्राफ पे चेंज किया गया। सिस्मोग्राफ क्या है? व्हाट इज सिस्मोग्राफ? मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स। हाँ, मेजरमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक, है ना। तो सिस्मोग्राफ में चेक किया गया कि एक रीडिंग आ रही है एस वेव्स की, लेकिन जैसे ही कुछ ही वजह से उसकी रीडिंग में थोड़ा सा चेंज आ गया, वो डेविएट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, बैक हो गई। तो फिर देखा कि अरे यार ये तो कुछ चेंज है ना, इट मीन्स उसका मीडियम चेंज हुआ। तो फिर यहीं से फिर अर्थ की बहुत ओवर द पीरियड ऑफ रिसर्च होती रही, तब ये पाया गया कि अर्थ के अंदर एक जगह पे सिर्फ सॉलिड ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड ही नहीं है, बल्कि सब चीज़ों का कॉन्ग्लोमरेशन है। और काफ़ी समय की रिसर्च के बाद फिर साइंटिस्टों ने ये स्ट्रक्चर दिया, साइंटिस्टों ने एक नया स्ट्रक्चर दिया कि भाई अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड नहीं है, बल्कि उसके अलग अलग लेयर हैं। और 3 मेन लेयर कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे क्रस्ट उन्होंने दिया, दूसरे नंबर पर मेंटल बोला और तीसरे नंबर को कोर बोला। और बोला कि ये जो है इनका फिर केमिकली कंपोजिशन उन्होंने बताया और पूरा सिस्टम बताया कि कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर सब कुछ है। तो ये सारी बातें हमको जनरली सिस्मिक वेव्स की एक्टिविटी के वजह से पता चली हैं, ठीक है। तो उनसे हम लोग को पता चला कि जो अर्थ है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 पे आ गया आपका क्रस्ट, नंबर 2 पे क्या आ गया? मैंटल, एंड द थर्ड वन इज कोर। अब जब और ऑब्जर्वेशन और रिसर्च चली तो फिर साइंटिस्टों ने कुछ एक ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर को देखिए। ये है आपकी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर। अब इसमें ही मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब क्या क्या है ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी एक ही फिगर में सब कुछ कवर कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले होती है हमारी क्रस्ट, है ना। क्रस्ट ये हो गई आपकी हमारी जो पहली फर्स्ट लेयर है, इसको हमने क्या बोला? ये हो गई हमारी क्रस्ट। उसके बाद हमारा क्या है? यहां से लेके यहां तक ये पाया जाता है हमारा मेंटल। जो सेकेंड लेयर है ये हमारी हो गई मेंटल। और फिर जो थर्ड लेयर है वो ये है दिस, ये आपकी है कोर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जब क्रस्ट और मेंटल जहां पर ज्वाइंट करते हैं वो एक तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब कि एक ज्वाइंट पॉइंट होता है और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। उसी तरीके से जब मेंटल और कोर के बीच की जो जहां पर वो ज्वाइंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रोसेस क्या है? गुटेनबर्ग, मतलब कि मेंटल और कोर के बीच की जो डिस्टेंस है जहां पर वो ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और जब मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। इसी तरीके से जो मेंटल है, मेंटल में अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। अपर मेंटल जो है वो किस तरीके का है? ये है आपका लिक्विड फॉर्म में, और जो लोअर मेंटल है आपका ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो एडजॉइनिंग पॉइंट है उसका भी एक नाम है जिसको हम लोग रेपिटिव डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। हो सकता है आपके लिए वो ना हो, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। मोहो वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम कोर को देखेंगे तो कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर के बारे में जहां पे बात होती है, दोनों लोग जहां पे ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये 4 तरह की, और एक डिसकॉन्टिन्यूटी और है जिसको हम लोग कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। वो कहां पे पाई जाती है? जहां पर सी सरफेस, सी की क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलती है, वो आपकी कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। इससे पहले पढ़ाया है ये सब कि नहीं? सर एक मिनट, आपकी देखिए नीचे तक वाली सारी क्लियर है। मोहो के बारे में आपको पता है, रेपिटी हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, लेहमैन हो गया। कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी वो डिसकॉन्टिन्यूटी है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपकी ओशियानिक क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये प्रोसेस हो गया और उसके और ओशियानिक
जो क्रस्ट होती है इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से एक चीज़ देखिए, इससे आप समझ जाएंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे आपकी जो क्रस्ट है, क्रस्ट दो तरह की है ना, एक होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट और एक कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, जहां पर ये दोनों ज्वाइन करते होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। सब ये क्वेश्चन सिविल्स में आए हुए हैं, सिविल्स के लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आउटर और इनर कोर के बीच में पाई जाने वाली जो डिस्कंटिन्यूटी, मतलब कि इस लाइन पे जो डिस्कंटिन्यूटी हो रही है उसको हम लोग क्या बोले हैं, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ये वाली है ना, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। यहां तक बात सबको क्लियर है? वैसे आपको मैं इसका वो भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, तो आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए भाई आगे देखते हैं। बहुत सही। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक एक फिगर को उठाएंगे, क्रस्ट को उठाएंगे, क्रस्ट के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देख लेंगे, उसी के बाद हम लोग मेंटल एंड द कोर, फिर उसके बाद इसी तरीके से चीजें चलेंगे। तो सबसे पहले क्रस्ट को उठाते हैं। अब कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंस वो कितनी है, थिकनेस कितनी है, जो क्रस्ट की थिकनेस कितनी है टोटल अभी तक आप लोगों को कितना पता है, 35 किलोमीटर। क्या ये हर जगह इक्वल है? नो सर। कहां पे है ज्यादा, कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा है? सर एक जगह ज्यादा होती है। एक जगह, वो कौन सी जगह है? देखिए बहुत इजी है, इसकी जो 35 किलोमीटर हर जगह नहीं है, जो ओशियनिक क्रस्ट है ना वहां पर जो इसकी स्ट्रेंथ वो 5 किलोमीटर है, और जो बाकी कॉन्टिनेंटल है वहां पर जनरली जो कॉन्टिनेंटल आपकी क्रस्ट है वहां पर जो इसकी थिकनेस है वो 30 to 35 किलोमीटर पाई जाती है, और कहीं कहीं पे तो इससे भी ज़्यादा होती है। जैसे हिमालयंस रेंज है वहाँ पर तो उसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो बताया जाता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, 35 किलोमीटर। इसकी थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट में कम हो जाती है और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है ओशियनिक क्रस्ट में इसकी थिकनेस कम क्यों हो जाती है? सोचा कभी इसके बारे में? इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर क्यों होगी? ओशन नीचे है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। नहीं, ओशन नीचे होना इसकी वजह से थिकनेस कम है, ये थिकनेस कम होने की वजह से ओशन नीचे है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए एक चीज देखिए पहले, यस हाँ एग्जैक्टली 101% यही रीजन है, बिकॉज जो आपका मैग्नीशियम है अगर उसको एल्युमिनियम से आप कंपेयर करेंगे तो इट इज मच हैवी देन द एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हल्का है और मैग्नीशियम भारी है, और भारी होने की वजह से वो नीचे की तरफ दब गया है, और जब नीचे की तरफ दब गया है तो दबने के बाद वो एक कैविटी उसने क्रिएट कर दी। जैसे सपोज दैट मानिए कि जैसे ये आपकी पहले एक अर्थ का बेड है, अर्थ के बेड में जो एक जगह पे क्या हुआ कि सिलिकेट तो हर जगह है, सिलिकेट तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वजह से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे मैग्नीशियम था वहाँ पर कुछ कैविटी आई, क्योंकि उसका वेट था, ये कैविटी हो गई। कैविटी मतलब गड्ढा हो गया वहाँ पे, दांतों में होती है ना हम लोग खाते हैं, कैविटी किसके किसके है भैया? तो कैविटी दांतों में जिस तरीके से होती है उसी तरीके से अर्थ में भी कैविटी हुई है। क्यों? मैग्नीशियम की वेट की वजह से, और जो वो कैविटी हो गई उसी के अंदर जब पानी भर गया तो वो ओशन क्रिएट हो गए। तो जब कैविटी हो गई तो इसका मतलब पहले डेंसिटी थिकनेस इतनी थी, अब थिकनेस इतनी बची, तो इतनी सी थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट में इसी वजह से बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर। और बाकी यहाँ पर कैविटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम पाया जाता है और उसका जो वेट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कम है, इसी वजह से इसकी थिकनेस कम नहीं है। यहाँ पर कोई कैविटी नहीं बनी तो थिकनेस नहीं कम हुई, थिकनेस नहीं कम हुई तो वो उतनी ही थिकनेस वहाँ पर पाई जाती है। ओके, बात क्लियर कि यहाँ पर थिकनेस क्यों है। और दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सियाल
सियाल जब नाम आ जाएगा इसका मतलब सिलिकेट प्लस आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम कहाँ पे पाया जाएगा? कॉन्टिनेंटल में। तो जहाँ पे सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मेन क्या है? सिलिकेट या सिलिका और एल्युमिनियम। और सीमा कहाँ पे है? आपकी ओशियानिक क्रस्ट में। यही सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत 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 ज़्यादा कंसर्न चाहूँगा और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट मैं पूछ रहा हूँ, नॉट मेटल। थोड़ा ध्यान से, जस्ट टेक योर टाइम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव योर आंसर। सोच लीजिए, उसके बाद बताइए। और कोई गूगल नहीं करेगा, नो वन इज अलाउड टू डू गूगल। क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अर्थ में, टोटल अर्थ में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंस मात्रा में एलिमेंट कौन सा है अर्थ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लॉक कर दें? अर्थ के अंदर मैं बोल रहा हूं, अर्थ के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चे, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ के अंदर, अर्थ के अरे सारे बोलोगे तो एक तो फिट ही हो जाएगा ना। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, पहले देखिए, अभी मैं वापस इस पे आऊंगा अभी। देखिए यहां पे दो फिगर हैं। जो लेफ्ट साइड में फिगर है, मतलब कि ये वाला, ये कंपोजिशन दिखा रहा है अर्थ की क्रस्ट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में। और जो ये वाला फिगर है, ये बता रहा है कि अर्थ में टोटल कितना एलिमेंट पाए जाते हैं। मतलब अब अर्थ की बात हो गई तो इसमें आपका क्रस्ट भी इंक्लूडेड है, मेंटल भी इंक्लूडेड है, और इसी तरीके से आपका कोर भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। तो जब हम सिर्फ क्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन मिलता है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे आयरन मिलता है क्रस्ट में। बट अगर एज अ होल अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आयरन। 34.6% अर्थ में टोटल आयरन मिलता है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, कितना? 29.5। देन तीसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है। बात क्लियर है या नहीं दोनों के कंफ्यूजन में? है ना? तो आप ध्यान रखिएगा कि अर्थ के क्रस्ट में बात हो रही है या टोटल अर्थ में। जब टोटल अर्थ की में बात होगी तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आयरन पाया जाता है, और जब क्रस्ट के बारे में बात होगी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब इसी पे क्वेश्चन कई अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। कोई जैसे इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन डाले भी थे कि मेटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मेटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाएगा, दूसरे नंबर पे आयरन पाया जाएगा। उसी तरीके से कौन सा नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नॉन मेटालिक एलिमेंट जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ऑक्सीजन, सिंपल। और नॉन मेटालिक एलिमेंट जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, सिलिकॉन। नहीं, ध्यान से, नॉन मेटालिक एलिमेंट जो अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ऑक्सीजन। अगेन फिर से ध्यान से, एक क्वेश्चन और, वो कौन सा एलिमेंट है या वो कौन सा एलिमेंट है जो ना तो मेटल है, ना तो पूरी तरीके से मेटल है, ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल है? सिलिकॉन है ना। तो सिलिकॉन अर्थ की क्रस्ट में कितना मिलता है? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। और इसी तरीके से टोटल अर्थ में तीसरे नंबर पे वो आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है जो आपको इसी से आपको ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात आ जाएगी हमारे मेंटल की। अब इसमें कुछ नए वर्ड भी हैं तो उसको ध्यान से देखना है। इस फिगर को पहले ध्यान से देखिए। इस फिगर को सबसे पहले हमने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने में क्या है, अब हमें बात करनी है मेंटल की, मतलब कि यहां से लेके कहां तक जाना है हमें? यहां तक मेंटल तक जाना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेंटल पाया जाता है। अब मेंटल में भी दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं, दो डिफरेंट पार्ट हैं। दो डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपर मेंटल, और यहां के बाद जो ये वाला इतना पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अपर मेंटल है वो जनरली लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और जो लोअर मेंटल है वो आपका किस तरीके की फॉर्म में है? वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। इतना आपको पहले तो ध्यान में रखना है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। अब इसके बाद एक वर्ड और है, एक वर्ड और है। एक वर्ड क्या? दो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान में रखने हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड में एक वर्ड आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर में सिर्फ क्या क्रस्ट आती है या सिर्फ मेंटल आती है या कुछ और भी आता है? Sir, crust and asthenosphere. सॉरी, Sir, crust and asthenosphere. वेरी गुड। क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। अब देखिए, थोड़ा जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका मेंटल है, मेंटल जो है वो पहले तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है अपर मेंटल और दूसरा है लोअर मेंटल। अपर मेंटल में जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट है, अपर मेंटल भी नियरली थोड़ा सा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो पोर्शन है अपर मेंटल का अपर वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम लिक्विड है बट थोड़ा सा कम लिक्विड है, और लोअर मेंटल वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो जो अपर मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, मतलब कि सबसे क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। वो और आपके क्रस्ट जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है? आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। मतलब कि क्रस्ट और जब एस्थेनोस्फीयर आपस में मिल जाते हैं, एस्थेनोस्फीयर मतलब अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। जब क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लिथोस्फीयर। अब इट मीन्स कि लिथोस्फीयर में सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट नहीं आ रही, बल्कि मेंटल के अपर पोर्शन वाले का अपर पार्ट भी आ रहा है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर मैं आपको बता चुका हूं कि अपर मेंटल को ही दूसरा नाम एस्थेनोस्फीयर दिया जाता है। और आपका जो लोअर मेंटल है, जो आपका क्या नाम है, थोड़ा सॉलिड है, उसका एक दूसरा साइंटिफिकली नाम है जिसको हम लोग मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। बात क्लियर है कि एक बार और मैं बताऊं? हाँ, देखिए, मैं एक फिगर के जरिए से आप लोग को बताऊं, नहीं तो इसमें आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। है अच्छी तरह मिल जाए मेरे बच्चों। देखो देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है आपका मेंटल, है ना? मेंटल के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक क्या हुआ? लोअर मेंटल, और एक क्या हुआ? अपर मेंटल। लोअर मेंटल है आपका सॉलिड। यहां तक का कोई डाउट, कोई दिक्कत? अपर मेंटल क्या है? लिक्विड। ठीक है, जो अपर मेंटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का मतलब यहां पे क्या होता है? एस्थेनो का मतलब होता है वीक। अभी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर का जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है एस्थेनोस्फीयर या अपर मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वो पोर्शन जो कि क्रस्ट से लगता है। अब इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं दूसरे पेन से बना दूं, ये वाली। अब ये है क्रस्ट जो इससे एकदम चिपकी हुई है, ये आपकी क्या है? क्रस्ट।
जब क्रस्ट और अपर मेंटल या एस्थेनोस्फीयर का अपर वाला छोटा सा पार्ट आपस में मिल जाते हैं, ये क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर का अपर वाला पार्ट आपस में मिल गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब बात आई नहीं आई? जो सर जो अपर मेंटल है, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है और सर जो क्रस्ट है उसका सर सबसे नीचे वाला पार्ट है सर, उसको मिला के सर उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। एकदम करेक्ट बोला। एस्थेनोस्फीयर, जैसे मान लो कि एस्थेनोस्फीयर इतना है, जैसे एस्थेनोस्फीयर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि अपर मेंटल इतना ही है, तो अपर जाहिर सी बात है जहाँ पर क्रस्ट खत्म हो रही है और मेंटल स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के छोटे वाले पार्ट को मिला दिया, वही हमारा क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। जो आपने बोला है एकदम परफेक्ट बोला है। थोड़ा सा ये टिपिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, यस सर, यस सर जो अपर मेंटल एस्थेनोस्फीयर एक ही है। हाँ, अपर मेंटल और एस्थेनोस्फीयर एक ही है। बस थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन का पहले आप जवाब दीजिए कि जब अर्थ की क्रस्ट से हम उसके सेंटर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ये बात पता है ना सबको, ये जनरली रूल है, डेंसिटी बढ़ने लगती है ना। तो आप बताइए, अपर मेंटल मतलब कि मेंटल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मेंटल में जितना हम अंदर जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए कि अगर मेंटल मेरा इतना है तो यहाँ पर डेंसिटी जितनी होगी और नीचे यहाँ पर डेंसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नीचे डेंसिटी ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होगी। इट मीन्स ऊपर वाला थोड़ा सा कम विस्कस होगा, मतलब कि थोड़ा सा कम गाढ़ा होगा। क्लियर है ना, क्योंकि डेंसिटी कम है। ठीक है, तो बस वही पोर्शन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेंटल के दो पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म है और एस्थेनो का मतलब होता है वीक। ठीक, तो अपर मेंटल और अपर मेंटल, बस इतना ध्यान रखो कि अपर मेंटल और क्रस्ट आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। सिंपल सा रखो एकदम, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन रखना ही नहीं है ना। बात क्लियर या नहीं? अपर मेंटल मेनली सॉलिड होता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जो एक सेमी मॉर्टल फॉर्म होता है, जिसको एस्थेनोस्फीयर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे डेंसिटी नीचे जाएगी वो थोड़ा विस्कस और कहीं ना कहीं सेमी वाला प्रोसेस होगा। बहुत ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा गलत इंटरप्रिटेट मत करिएगा। इसको बहुत इजी वे में देखिए। मेंटल दो हिस्सों में डिवाइडेड, लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो अपर मेंटल हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है मेंटल का, जो अपर वाला पोर्शन है, वो जब क्रस्ट से मिलता है उसी को मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसको कुछ बुक्स में सेमी लिक्विड भी बोला जाता है, कभी कभी कि इसी के बारे में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। तो अलग अलग बुक में इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बट इतना ध्यान रखना है कि लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट नहीं आती, बल्कि क्रस्ट और मेंटल का, अपर मेंटल वाले का थोड़ा सा पोर्शन उसमें इंक्लूडेड होता है, वो हमारा लिथोस्फीयर मिलके बनाता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें? आई होप कि ना हो। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और चीज को देख लूंगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहां से ये स्टार्ट होता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी से स्टार्ट होके 2900 किलोमीटर डेप्थ तक ये जाता है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि इट कंटेन्स 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हो रहा है? इट कंटेन्स 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, मतलब कि जो हमारी मेंटल है वो 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? एनीवन? जितना भी मटेरियल है सब यहाँ पर, हाँ हाँ, यहाँ पर ऑक्युपाइड हो रहा है। मतलब कि देखिए, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मास, है ना, और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम, इसमें क्या डिफरेंस होता है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? अच्छा, आप लोगों के क्लास में सबसे हैवी कौन है, मोटा सा कौन है? मतलब खाता पीता कौन है?
हैं? सर कॉस्ट भाई ये कौन है भाई, फोटो दिखा दो हमको। हैं? कौन है भाई कॉस्टुड, ये कौन है? देखिए अब जैसे जब कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी अपना खुद का मास, कितना कंटेंट उसके अंतर्गत है, तो वो उसका मास कहलाता है। और लेकिन वही एंटिटी कितना स्पेस घेर रही है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। बस इतना ध्यान से रखिए। तो अब इससे ड्राइव करिए कि अर्थ के जो पूरा इंटीरियर है उसका 83% वॉल्यूम आपका टोटल किस में है, आपका इसी मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम आपका यही घेर रही होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। कभी कभी एक ध्यान देखिएगा, एक चीज़ और भी है कि जो मेंटल है, मेंटल में अबंडेंटली पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, सिलिका और मैग्नीशियम है। तो कभी कभी लोग इसको भी सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जस्ट लाइक दिस, जस्ट सी, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इवन सिलिकॉन से ज़्यादा भी पाया जाता है। तो इसको भी कभी कभी लोग सीमा के नाम से जानते हैं। अपर पोर्शन ऑफ दिस मेंटल कॉल्ड एज एस्थोनोस्फीयर, जो कि वीक के नाम से होता है। इसमें मोस्ट अबंडेंटली एलिमेंट कौन से हैं? नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, नंबर 2 पे मैग्नीशियम है, बिकॉज ये 23% है, और उसके बाद आपका सिलिकॉन आ रहा है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो मेंटल की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, आउटर कोर। आउटर कोर और लोअर कोर दोनों में, इनर कोर में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट है वो हम लोग को देख लेना है। उसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो एक्सटेंड होती है 2900 किलोमीटर से, जहाँ पर मेंटल खत्म होता है वहाँ से लेके 5100 किलोमीटर तक इसकी लेंथ पाई जाती है। उसके बाद ये जो है ये निकेल और फेरस से मिलके बना होता है, चाहे वो आउटर कोर हो चाहे वो इनर कोर हो, दोनों ही निकेल और फेरस से मिलके बने हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थर्ड फैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो डायनेमो थ्योरी सजेस्ट करती है कि कन्वेक्शन इन आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट गिव राइज टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों में पूछा भी गया था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार कौन सा पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो उसका आंसर क्या था? आउटर कोर। क्यों? उसके पीछे रीजन बताया गया कि कन्वेक्शन इन द आउटर कोर, आउटर कोर में जो कन्वेक्शन होता है, जो रेज ऊपर की तरफ होती हैं, एंड द कोरियोलिस इफेक्ट जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो उसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये कहाँ पर हो रहा होता है? आउटर कोर में। तो आउटर कोर की खास बातों में से एक बात यह है कि यही रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, अगेन इसकी डेंसिटी कहाँ से कहाँ नहीं, सिर्फ मैंने बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो उसका जो इस केमिकल कंपोजिशन वहाँ का होता है उसमें आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अभी आप एक खास फैक्ट हम देखेंगे इनर कोर में जाने के बाद, वहाँ पर आयरन ज़्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू निकेल, लेकिन वो सॉलिडिफाइड है। तो सिर्फ एक रीज़न नहीं है, वो जो कन्वेक्शन इंटरनल हीट की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि आप जितना डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर कहीं ना कहीं हीट भी बहुत इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से भी होता है, सिर्फ आयरन की वजह से भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी डेंसिटी ध्यान रखिएगा 9.9 से लेके 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। तो इसकी जो डेंसिटी हमेशा बढ़ रही है, जितना हम सेंटर पे जाते जा रहे हैं उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें बस एक दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं आउटर कोर के बारे में कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें निकेल और आयरन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर का मतलब क्या है? यहाँ पर मेंटल आपकी खत्म हो जाती है। और लास्ट फैक्ट आप देखिए इसमें, नेक्स्ट इनर कोर। इनर कोर के बारे में कुछ खास बात क्या है कि जहां पर आउटर कोर खत्म होती है वहां से इनर कोर स्टार्ट हो जाती है। 5100 किलोमीटर से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ तक ये पाया जाता है, पहला पॉइंट। अब देखिए मेनली मेड अप ऑफ फेरस, मतलब कि ये 80% इसमें लोहा पाया जाता है और इसमें कुछ मात्रा निकल की पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार बात है कि सल्फर जितना आपकी बाकी अर्थ का कंबाइंड है उससे 10 गुना ज्यादा सल्फर इनर कोर में पाया जाता है। एग्जैक्टली। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इट बहुत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
इट अकाउंट फॉर द 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बट 33% ऑफ द अर्थ मास जो है वो आपका इनर कोर में पाया जाता है। कोई बता सकता है इसके पीछे रीजन क्या है? एलिमेंट वो कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से इसका मास इतना हैवी हो गया है? आयरन। आयरन आयरन क्यों? आयरन देखिए 80% इसमें आयरन ही पाया जा रहा है, इसी वजह से वॉल्यूम कम है बट इसकी वो जो मास है वो 33% ऑफ द अर्थ है। अब एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे ज्यादा मास किस में पाया जाता है? अरे मेरे बच्चे, मेंटल में, मेंटल में ध्यान रखिएगा, मेंटल में पाया जाता है। आप क्रस्ट में कितना मास है भाई? तो नंबर 1 पे मेंटल आता है, नंबर 2 पे आपका कौन रहेगा, फिर उसके बाद आपका क्रस्ट आता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डेंसिटी कितनी है? 12.6 से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी जाती है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड है? अर्थ के इनर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब अगर इसमें आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के देखे हैं उसमें इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ रहा, बस इतने तक ही आ रहा है। और इवन इसमें कुछ चीज़ें आपको और भी एक्स्ट्रा दे दी गई हैं जो डिसकॉन्टिन्यूटी थी। डिसकॉन्टिन्यूटी भी आपको बता दी गई अलग अलग तरीके की, लेहमैन, कॉर्नाड, रैपिटी, ठीक है, गुटेनबर्ग, आपने सिर्फ मोही पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा दे दी गई हैं कि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है या कुछ और आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हमें थोड़ा सा चाहिए होगी खत्म नहीं कर रहा है, हाँ ये, चलिए ये हो गया बात। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे, अब इसको थोड़ा फिगर मत करिएगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हम लोग कहाँ थे? ये थी अर्थ की सरफेस, है ना? तो अभी हम सरफेस के नीचे थे, तो हमने इसके बारे में सारी चीजें कंप्लीट कर दी। अब है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? नहीं नहीं, एलिमेंट क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कि गैसेस। हाँ गैसेस। व्हाट एल्स? वाटर वेपर, तभी तो पानी बरसेगा। वेरी गुड, डस्ट पार्टिकल्स। ये कुछ मेनली चीज़ हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब इन सारे एलिमेंट के कॉन्ग्लोमरेशन जो है वही हमारा एटमॉस्फेयर है। अब जब एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया गया तो फिर अलग अलग लेवल पे जाने के बाद अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखी गई, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, है ना? नंबर 3 मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर सबसे लास्ट, इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, और कभी कभी इसी का एक छोटा सा नाम बाइफरकेट करके आइनोस्फियर भी बोला जाता है। आइनोस्फियर, और सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में ध्यान रखते हुए चलेंगे। ट्रोपोस्फियर सबसे पहले देखते हैं। ट्रोपोस्फियर के बारे में कुछ खास बातें जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। सबसे नंबर 1 पे देखिए, ट्रोपोस्फियर के बारे में आप लोग अभी क्या जानते हैं? कुछ बेसिक फैक्ट ट्रोपोस्फियर के बारे में। टेम्परेचर डिक्रीज होता है आफ्टर इंक्रीजिंग इन हाइट। हाँ, इंक्रीज हाइट होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
डिक्रीज। यहीं पर से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नया नाम, नॉर्मल लैप्स रेट, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, दूसरी पॉइंट देखते हैं, इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस कितनी है, 20 किलोमीटर एट इक्वेटर और 18 किलोमीटर एट पोल्स। 18 से 14 किलोमीटर एट इक्वेटर है, और पोल्स पे कितनी है, 8 किलोमीटर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर इज सो एयर इज हाँ। हाँ नहीं ठीक है, बट हाँ ठीक है, सेटल डाउन। देखिए यहाँ पे सबसे मैटर क्या करता है, बिकॉज यहाँ पर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे इंसोलेशन ज़्यादा है, इट मीन्स कि धूप ज़्यादा है ना, धूप ज़्यादा पड़ रही है। जब धूप ज़्यादा पड़ रही है तो जो वाटर है वो इवेपोरेट ज़्यादा हो रहा है, तो जब वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हो रहा है तो कन्वेक्शनल करंट जो होती है वो कुछ ज़्यादा चल रही है, तो नीचे से कन्वेक्शन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हाइट तक पहुँचता है, तो ड्यू टू द इंसुलेशन उसकी हाइट बढ़ती जाती है, और जब हाइट बढ़ती जाती है इसी वजह से जो ट्रोपोस्फीयर की रेंज होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। पोल्स पे कन्वेक्शन करंट और इंसुलेशन कम होता है तो इसी वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है। अब यहीं पर एक चीज़ और भी है, अब ये बताइए कि मान लीजिए एक चीज़, एक फैक्ट और बता दूँ तब बताऊँ, ट्रोपोस्फीयर की वो लास्ट पॉइंट जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब मान लीजिए एक तरफ खड़े हैं आरो और एक तरफ खड़े हैं आदित्य, और आदित्य खड़े हैं कहाँ पे, अगर हैं आदित्य खड़े हैं अगर कहाँ पे, ट्रोपोपॉज पे, लेकिन कहाँ पे, इक्वेटर के ट्रोपोपॉज पे खड़े हैं, और जो आरो हैं वो खड़े हैं आपके ट्रोपोपॉज पे ही खड़े हैं लेकिन वो पोल के ट्रोपोपॉज में। तो बताइए ठंडक किसको ज़्यादा लग रही होगी, हमारे रवि भाई ये कह रहे हमको लग रही है लग रहा है सर, आप पहने हुए भी बहुत है, किसको लगेगी बताओ, आरो को लगेगी आदित्य को लगेगी, हैं आरो, सर आदित्य मेरे को लगेगी। हाँ और क्या, आरो तुम भी तो अरे वही हो एकदम, किसको लगेगी, हमको या तुमको, हमको नहीं लगे, देखो क्या लेयर पहने, इतना सारा पहने, ढेर सारा, लोकल वाली जैकेट है। अरे बताओ बच्चों, नहीं बताओगे, फिर से बोलिएगा, दोनों लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए हुआ क्या है, ट्रोपोपॉज कहाँ पे, इक्वेटर पे भी ट्रोपोपॉज है और आपके पोल्स पे भी ट्रोपोपॉज है, वो देखिए उनको ठंडक लगी वो चले गए, दोनों जगह पे ट्रोपोपॉज है। अब आरो जो है वो कहाँ पे खड़े हैं, पोल के ट्रोपोपॉज पे खड़े हैं, मतलब कि पोल पे 8 किलोमीटर हाइट पे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं ये मत सोचने कि कैसे खड़े हो सकते हैं, वो महामत जनमत खड़े हैं। उसी तरीके से आदित्य जो है वो इक्वेटर के ट्रोपोपॉज पे खड़े हैं, तो बताइए ठंडक ज़्यादा किसको लग रही होगी, मैंने बोला भाई हाइपोथेटिकल असम्पशन, जस्ट इमेजिन, मैथ पढ़ते हो ना, मान लेते हो ना सब चीज़ें, तो मान लो थोड़ा सा। आरो को क्यों लगेगी, रीज़न, डायरेक्ट सनलाइट आती है। हाँ तो अच्छा डायरेक्ट सनलाइट आती है, हाँ असम्पशन अच्छा है, लेकिन फिर भी बताओ, फिर भी सोचो और, हाँ देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से हाइट किसकी ज़्यादा है, आदित्य की। हाइट का मतलब किस हाइट पे ज़्यादा खड़े हैं, तो आदित्य ज़्यादा हाइट पे खड़े हैं, तो नॉर्मल रेट के हिसाब से आदित्य का टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अगर ट्रोपोपॉज अगर वो इक्वेटर पे है तो वहाँ पर टेम्परेचर नियरली -80 से लेके 90 डिग्री होता है, -80 से लेकर 90 डिग्री, और अगर पोल्स के ट्रोपोपॉज पे खड़े हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 40 से 45 डिग्री माइनस में।
ठीक है। तो यहाँ पर पोल्स पे होने की वजह से ऐसा नहीं कि पोल पे है तो ठंडी ज़्यादा लग रही, नो, यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती है, वेदर एक्टिविटी, वो सब यहीं पे होती है। जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती हैं वो सब यहीं पर होती हैं, चाहे पानी बरस रहा हो, बिजली चमक रही हो, कुछ भी हो, हवाएं चल रही हो, आंधी तूफान, तले झंझा, फलाना धमाका, सब कुछ यहीं पर होता है। जितनी खिचड़ी होती है वो यहीं बनती है ना। तो सारी एक्टिविटी यहीं पर होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। तो ये बताइए कि जो एरोप्लेन होता है, कौन कौन बैठा है एरोप्लेन पे? नहीं बन रहा है, नहीं बनाएंगे। तो एरोप्लेन जो होता है उसके उड़ने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन कहाँ पे होगी? ट्रोपोपॉज में कहाँ पे होगी? एरोप्लेन जो होता है, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके उड़ने की, उसके फ्लाई करने की जो सबसे आइडियल कंडीशन होगी वो कहाँ पे मिलेगी? ट्रोपोपॉज में मिलेगी या ट्रोपोपॉज के अलावा कहीं मिलेगी? ये फैक्ट है। क्यों मिलेगी? सर वहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस है। नहीं, रेजिस्टेंस एकदम दोनों पॉइंट सही है। वहाँ पर रेजिस्टेंस तो कम है ही है, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर वेदर फिनोमिना वाली एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से वो सबसे आइडियल कंडीशन होती है वहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाने के लिए। अब मुझे लगता है कि लोग मुझे आंखें दिखा रहे, कह रहे सब स्वर छोड़ दीजिए, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा समय मिल गया है, पेपर आप लोग का पोस्टपोन्ड हो गया है, तो हम लोग अच्छे तरीके से उसको और भी कवर अप करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज के लिए हम यहीं पे बाइंड अप करें।